फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन जब बात आती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम हमारा पैसा कहाँ निवेश करें ताकि रिस्क कम रहे और रिटर्न हमें हाई मिले। नमस्कार, आपका आपके यूट्यूब चैनल क्लैरिटी ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ETF एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। ये टर्म तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड एंड ETF किस प्रकार से काम करते हैं। यदि आप ETF का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है ताकि आप एक बेटर ETF का सिलेक्शन कर पाओ। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे टॉप 5 ETF के बारे में जो आपकी एसेट क्लास है उसे डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। एंड ये ऐसे ETF है, यदि आप लॉन्ग टर्म में इनमें अपना पैसा निवेश करते हो तो आपको 20% से अधिक का रिटर्न देंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ETF एंड म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, एक है मोहित, दूसरा है रोहित। इन दोनों का जो डेस्टिनेशन टारगेट पॉइंट है वो सेम है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये दोनों व्यक्ति अलग अलग स्ट्रेटेजी का चुनाव करते हैं। मोहित क्या करता है, ये टैक्सी का ऑप्शन सिलेक्ट करता है या फिर ये ड्राइवर हायर करता है। नो डाउट ड्राइवर है वो अपनी फीस ज़्यादा लेगा, लेकिन यहाँ ड्राइवर अपनी मर्जी से रास्ते का चुनाव कर सकता है, शॉर्टकट अपना सकता है। ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोहित को यहाँ तक पहुँचाएगा। मोहित यहाँ फ्री है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं रोहित की, तो रोहित ने ट्रेन का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ट्रेन में जो रूट है, ट्रैक है, वो फिक्स है। यहाँ ट्रेन की जो टिकट है, चार्ज है, वो कम है। तो उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड एंड ETF काम करता है। मोहित ने जो ट्रैक यानी स्ट्रेटजी अपनाई है वो है म्यूचुअल फंड, एंड रोहित ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो है ETF। यहाँ रोहित को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन मोहित को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। ये फ्री है क्योंकि इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, ड्राइवर को। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में हम हमारा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उस पैसे को डिफरेंट एसेट क्लास में, शेयर में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे शेयर्स को, मार्केट को एनालिसिस करेगा। कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब सेल करना है, सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उसी की वो फीस चार्ज करता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि 2% तक हो सकता है। अब यहाँ जो प्राइस कैलकुलेशन होती है वो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के आधार पर होती है। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या है, इसे हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू जो आपका फंड साइज है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। इसे सरल भाषा में समझे तो मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, प्लॉट है। अब उसका जो एरिया है वो 200 गज है। अब आपका जो टोटल फंड साइज है वो है 1 करोड़ रुपए, एंड यूनिट है वो है 200 गज। 1 करोड़ रुपए को 200 गज से डिवाइड कर दो तो 1 गज का जो प्राइस आएगा वो आएगा 50,000 रुपये। इट मीन्स कि आपका नेट एसेट वैल्यू है वो 50,000 रुपये है। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब हम समझते हैं ETF को। ETF का एक्सपेंस रेशियो कम रहता है क्योंकि यहाँ आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, आप खुद काम करते हो, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर काम करता है जिसकी वो फीस हाई लेता है। ETF की बात करें तो विशेष बात ये है कि इसमें आप कभी भी पूरे दिन में अपना जो ETF है उसे करंट रेट पर बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपका जो प्राइस अपडेट है वो दिन में एक बार होता है। ETF की हम बात करें तो यहाँ स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव करता है। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना अनिवार्य है। इसमें आपको SIP का ऑप्शन आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन तो मिलेगा, वो मैनुअल रहेगा। अब हम बात करते हैं, जब आप ETF का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको 6 पॉइंट का विशेष ध्यान में रखना है ताकि आप अपना निवेश है उसमें हाई रिटर्न प्राप्त कर सको। आपका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसका डाइवर्सिफिकेशन हो पाए। हमारा सबसे पहला पॉइंट कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस ETF का आप सिलेक्शन करने जा रहे हो वो है किसका।
फार्मा सेक्टर का है, बैंकिंग सेक्टर का है, गोल्ड में आपका पैसा निवेश होगा, सिल्वर में होगा। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। मोटा मोटा सा एक आइडिया होना चाहिए, बारीकी हर कोई जान नहीं सकता, इसीलिए आपको लमसम आइडिया होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? मान लो ये आपका ETF है, ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। अब निफ्टी 50 यहाँ है तो आपका ETF यहाँ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो यहाँ हो सकता है, यानी ये होता है ट्रैकिंग एरर। ये जितना कम रहेगा उतना ही आपका जो ETF है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। अगर मान लो निफ्टी 50 है वो यहाँ है और आपका ETF यहाँ है, यानी ये ट्रैकिंग एरर बढ़ गया। अब निफ्टी 50 यहाँ आएगा तो आपका ETF है वो यहाँ आ जाएगा, रिस्क ज़्यादा आ गया, डाउन ज़्यादा आ गया एंड आपका पैसा ग्रोथ कम होगा। तीसरा पॉइंट, कॉर्पस यानी फंड साइज कितना है। यदि आपकी ETF का फंड साइज ज़्यादा है तो वो शो करता है उसकी स्टेबिलिटी को, वो मिटिगेट करता है रिस्क को, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी डिमांड अधिक होगी, डिमांड अधिक है तो उसका कॉर्पस यानी फंड साइज बड़ा है। तो आप ध्यान में रखें कि जिस ETF का फंड साइज बड़ा हो उसे आप बाई करने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट कि आपने जो पिछले 4-5 साल का जो उसका ग्रोथ चार्ट है उसे ऑब्जर्व करना है। आपने देखना है कि पिछले 5 सालों में कम से कम उसका एवरेज रिटर्न है वो 12% से अधिक होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका 12% या उससे प्लस रिटर्न रहेगा। यदि उससे कम है इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। पांचवा पॉइंट की एक्सपेंस रेशियो है वो कम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जिस ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वो बेटर परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो लेकिन इसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न दे सकता है। लेकिन जैसे मान लो आपको गोल्ड के ETF का सिलेक्शन करना है, अब गोल्ड का ETF है, गोल्ड की प्राइस पे डिपेंड करता है, तो उसमें आपने चेक करना है। मान लो एक गोल्ड का ETF है, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5 है, दूसरे का 0.2 है, तो आपने 0.2 वाले का सिलेक्शन करना है। वैसे तो ये 0.3 का जो मार्जिन है आपको बहुत कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका वेल्थ का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वहाँ ये आपकी वेल्थ को अफेक्ट करता है, ये कई लाखों में बन सकता है। आपको छठा पॉइंट का ध्यान रखना है कि वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी एक दिन में शेयर ट्रेडिंग कितनी हो रही है। यदि ज़्यादा हो रही है इट मीन्स उसकी लिक्विडिटी हाई है। अब हम बात करते हैं उन 5 ETF के बारे में जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बेहतरीन ETF आता है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50-20। ये ऐसा ETF है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यदि इसकी बात करें तो इसके पास 50 कंपनियों का एक्सपोजर है। कॉर्पस की बात करें तो 43,000 प्लस करोड़ का कॉर्पस है। यदि इसकी ट्रैकिंग एरर की बात करें जो कि बहुत कम है, 0.03% है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें जो कि बहुत कम है, 0.04 है। यदि इसकी ग्रोथ चार्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो पिछले 5 सालों की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसने 21+% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ETF की, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। इसकी विशेष बात यह है कि इसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, यानी USA की बड़ी बड़ी टेस्ला, एप्पल, अमेजोन जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। दूसरी बात करते हैं इसकी ट्रैकिंग एरर की जो कि 0.13% है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% है। कॉर्पस की बात करें तो इसका कॉर्पस बहुत ज़्यादा नहीं है बट डिसेंट अमाउंट में है, 8,000 प्लस का इसका फंड साइज है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे ETF के बारे में। हमारा तीसरा ETF आता है SBI का निफ्टी 50 बैंक ETF। बैंक ETF क्यों? क्योंकि आपके जो कार्ड है उसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक सेक्टर डाउन जाता है दूसरा अप जाता है तो इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसीलिए आपको बैंकिंग सेक्टर का ये एक ETF जरूर सिलेक्ट करना है। मैं ये नहीं कहती कि आपने पर्टिकुलर यही ETF सिलेक्ट करना है, आप अपना एक एनालिसिस करें, उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का एक ETF जरूर सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर को कैप्चर करता है। दैट्स वाई एक ETF आपका बैंक में होना चाहिए। जो इस पर्टिकुलर ETF की बात करें तो इसका जो कॉर्पस फंड साइज है वो 4,000 प्लस का है। इसका ट्रैकिंग एरर है वो 0.03% का है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है यानी फीस है वो इसकी 0.2% है। एंड पिछले 5 ईयर का एक चार्ट निकाले तो इसने 22.2% से अधिक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न है। अब हम बात करते हैं गोल्ड के ETF का। गोल्ड के ETF जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो आपको पता है आपने एक्सपेंस रेशियो को ध्यान
ध्यान में रखना है। हमारा सबसे पहला गोल्ड का ETF आता है निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज ETF। यदि हम इस ETF की बात करें तो इसका जो AUM, कॉर्पस, फंड साइज तीनों एक ही टर्म है वो 19,000 प्लस करोड़ का है, जो कि मुझे लगता है गोल्ड के जितने भी ETF हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। आप भी अपना एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन गेन करके आप अपनी बिहाफ पे बताना कि क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या मैंने जो कैलकुलेशन एक आइडिया लगाया है वो सही है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्या होता है, हम इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, आप कमेंट करते हो, हम रिप्लाई करते हैं। देखो और कोई तो कन्वर्सेशन का वे नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखें। यदि हम इस पर्टिकुलर ETF के जो ट्रैकिंग एरर है उसकी बात करें तो वो 0.17% है। यदि इसके एक्सपेंस रेशियो फीस की बात करें तो वो है 0.58%। अब हम बात करते हैं गोल्ड में हमारा दूसरा ETF आता है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। यदि हम इस गोल्ड ETF के जो फंड साइज है उसकी बात करें तो 7,000 प्लस करोड़ का आपको फंड साइज मिल जाता है। इसका ट्रैकिंग एरर है वो बहुत कम है, इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% है। तो ये थी हमारी वीडियो एंड ये थे हमारे टॉप 5 जो ETF जिनका आप सिलेक्शन कर सकते हो। एंड ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एडवाइस नहीं है, बिकॉज ये आपके सामने एक फॉर्मेट है कि इस प्रकार से इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने ETF का सिलेक्शन कर सकते हो। एंड आपने अपना जो ETF का सिलेक्शन है उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है एंड आपने इन सारे पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने ETF का सिलेक्शन करना है, ताकि आप जितना भी पैसा निवेश करते हो उसमें ग्रोथ हो पाए। आप उस पैसे की ग्रोथ है उसे देखो, आप अपनी ग्रोथ को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ साझा कर पाओ, उस ग्रोथ का बेनिफिट उठा पाओ एंड अपने भविष्य के साथ एक सिक्योर भविष्य के साथ अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर पाओ। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना सजेशन ज़रूर लिखें एंड वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।